अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा वो है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सॉरी मतलब एक ही टॉपिक है ये, इसका है पेज नंबर 136 पेज। ठीक है जी, तो अपने पास आप बुक्स ओपन कर लीजिएगा, या तो फिर अगर अभी बुक नहीं है तो फिर मैं इसके कुछ पॉइंट्स भी आपको बता देता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि लिख भी दूँ। अच्छा बेटा, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है? साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या है? सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी आपके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर 10 सेल में। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है जी, ये सब साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये सेल का एक वो लिक्विड मीडियम है जिसमें पूरा सेल बेस करता है। ठीक है जी, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं दो वर्ड्स में। एक वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म, एक वर्ड होता है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है आपका द होल कंटेंट ऑफ सेल, सेल का जितना भी पूरा कंटेंट है उस सबको मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, और साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड। अब ज़रा मतलब बहुत आसान देखो, प्रोटोप्लाज्म होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, पूरा आ गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म में सिर्फ क्या मौजूद है? द एरिया बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो वाटरी मीडियम है वो है आपका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को मिला दो न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, उस सब मटेरियल को हम लोग कहते हैं द होल इंग्रेडिएंट, द रू ऑफ द सेल, द सोल ऑफ द सेल समझो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो साइटोप्लाज्म की डेवलपमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट में क्या रोल है? देखो इसमें भी साइंटिस्ट का जिक्र है, इसमें भी लिखा हुआ है हैंस स्पीमैन। ठीक है जी, देखो मैं पहले बुक के हिसाब से तुम लोगों को बता देता हूँ ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। मैं अगर इसकी डायग्राम देखूँ बुक के हिसाब से, मैं दोबारा बता देता हूँ, नो टेंशन। एक है ये नॉर्मल, दूसरा इसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल। जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नॉर्मल में इन्होंने एक स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटल में भी इन्होंने ये ऐसा स्ट्रक्चर है। लेबलिंग ज़रा बाद में करते हैं, उसके बाद इसको ऐसा किया। ठीक है जी, इसके बाद ये देखा कि इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं इसमें, बल्कि ये सब ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो हाँ, ये तो हमें पता है, ये वाला कहलाता है एनिमल पोल। याद है आपको बेटा, मैंने बताया था जो योग वाला जो हिस्सा है A/V का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ऊपर वाला हिस्सा एनिमल पोल, अगर मैं ऐसे मतलब देखूँ वर्टिकली, और नीचे वाला हिस्सा आपका कहलाता है वेजिटल पोल। ठीक है जी, मतलब योग वाला जो आपका पूरा जो हिस्सा आ गया वो वेजिटल पोल हो गया। ठीक है जी, और जो उससे ऊपर का जो हिस्सा जहाँ जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क होती है, तो ब्लास्टोडम भी कुछ केसेस में इसको कहते हैं, मतलब कभी कभार कह देते हैं, तो वो हिस्सा कहलाता है एनिमल पोल। ठीक है जी, एनिमल पोल हो गया। ये वाला आपकी बुक्स में बिल्कुल नीचे वाला देखो कि मैंने वेजिटल पोल लिखा हुआ है, इसको हमने वेजिटल पोल कह दिया। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला एनिमल पोल, ये वाला एनिमल पोल, ये वाला है वेजिटल पोल। एक इसमें एक ऐसा वर्ड है जो कि ज़रा अहमियत का हामिल है। देखो इन दोनों जगहों पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है ग्रे क्रीसेंट। क्या नाम है जिसका बेटा? ग्रे क्रीसेंट। इन्होंने कुछ इस तरह इस चीज़ को बनाया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेबलिंग क्या है इसकी बेटा? ग्रे क्रीसेंट का मतलब ही हाफ मून होता है। ठीक है जी, ग्रे क्रीसेंट। ये पूरा ये सब ये क्या चीज़ है बेटा? ये तो सब साइटोप्लाज्म है। इसी तरह ये भी क्या बेटा? ये पूरा साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको अगर मैं देखूं तो इन्होंने क्या बोला हुआ बेटा?
उन्होंने देखो लिखा हुआ है एनिमल पोल हमने बना ली, वेजिटल पोल हमने बना लिया, ग्रे क्रिसेंट। ये ग्रे क्रिसेंट क्या चीज़ है? जब बेटा गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसके साइटोप्लाज्म में एक आप कह सकते हो कि एक क्रिसेंट नुमा एक पिगमेंट, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बिटवीन एनिमल एंड वेजिटल पोल, उसको हम लोग कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। क्या कहते हैं इसको? ग्रे क्रिसेंट। एक चीज़ बता देता हूँ जो आई थिंक सो बुक में नहीं है। ग्रे क्रिसेंट जो होता है ना बेटा, ये एक पिगमेंटेड एरिया है बिटवीन एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है जी, या डेवलपिंग एम्ब्रियो। और वो पिगमेंटेशन है इसकी मेलानिन। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में जो बच्चों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा हुआ है थ्योरी क्लासेस में भी एटलीस्ट, तो उनको पता होगा मेलानिन। तो बेटा ये ग्रे, व्हाट इज ग्रे क्रिसेंट? इट इज़ द पिगमेंटेड एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन एनिमल एंड वेजिटल पोल, ठीक है जी। और ग्रे क्रिसेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रे क्रिसेंट जो है ना बेटा, वो डिटरमाइन करता है, आप कह सकते हो कि एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, ठीक है जी, प्लस सुपीरियर प्लस इंफीरियर सरफेसेस ऑफ एम्ब्रियो। मतलब आप कह सकते हो कि जो ग्रे क्रिसेंट का जो एरिया है वो इस हिसाब से मौजूद होता है कि वो आगे जाके ये पूरा पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि हम लोग कहते हैं ना नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो ये पूरा डिटरमाइन करता है। और इसको हम लोग ये बायोलॉजी में क्या कहते हैं कि एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस यानी कि डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब सरफेसेस इसी के तरीके से डिटरमाइन होती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डिवाइड होता है तो पूरा एम्ब्रियो का जो अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिवाइड होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ग्रे क्रिसेंट। बहुत आसान लफ्ज़ों में साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, साइंटिस्ट ने ये जो ग्रे क्रिसेंट है, ये जो नॉर्मल है, ये जो अगर आपको पता है बेटा एम्ब्रियो है कि वो आपको पता है इसमें क्लीवेज है, उसमें फिर मल्टीपल सेल्स बनते रहते हैं। तो व्हाट इज़ नॉर्मल थिंग इन दिस ग्रे क्रिसेंट? नॉर्मल डेवलपमेंट में दोनों सेल्स में जाएगा, येस या नो? बिल्कुल जाता है, उसी से फिर दोनों चीज़ें नॉर्मल बनेगी। इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं फ्रॉग का जिक्र करूँ, ठीक है जी, तो इसमें फिर लिखा हुआ है जब डेवलपमेंट इनमें होगी, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं दोबारा बता दूंगा और सुकून से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में इन्होंने डायग्राम बनाते हुए दिखाया हुआ है 2 नॉर्मल टेडपोल्स, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रे क्रिसेंट है वो प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ हुआ है। देखो यहाँ पे बना हुआ भी है, देखो ये पूरा, यानी कि ग्रे क्रिसेंट प्रॉपर्ली डिवाइड होगा तो सेल्स प्रॉपर्ली डिवाइड होंगे, तो साइटोप्लाज्म प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, तो डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है, ठीक है जी। बात समझ में आई? व्हाट इज ग्रे क्रिसेंट? इट इज द पिगमेंटेड एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज रिच इन अ सब्सटेंस विद अ सब्सटेंस नोन एज मेलानिन। और ये बिटवीन एनिमल एंड वेजिटल पोल होता है। ये पोलैरिटी ऑफ द सेल डिटरमाइन करता है। और ये आपका जो सेल है उसको प्रॉपरली, उसकी जो सरफेसेस होती हैं, आप कह सकते हो जो हम लोग कहते हैं ना, वो जो पूरा इमेज है, मतलब वो जो पूरा सेल का जो इमेज है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, सारे एंगल से उसको प्रॉपरली डिवाइड करता है। ग्रे क्रिसेंट अगर प्रॉपरली डिवाइड ना हो, तो या किसी एक सेल में हो, इस तरफ होता, इस तरफ नहीं होता, तब वो एरिया में क्या हो जाता, वो डेवलपमेंट नहीं होती। वही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने इसको देखा, इसमें भी साइंटिस्ट का जिक्र है। वही आपके बात आ जाती है स्पीमैन की, आई थिंक डबल एन है जी, स्पीमैन, ठीक है जी, हैंस स्पीमैन, ठीक है। और इसमें इनका लिखा हुआ है 1930। चलो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने जो है बुक में यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट है और यहाँ पे देखो ग्रे क्रिसेंट नहीं है। क्या लिखा हुआ है बेटा? ग्रे क्रिसेंट इंटायरली इंक्लूडेड इन लेफ्ट सेल। लेफ्ट सेल में ग्रे क्रिसेंट मौजूद है, राइट सेल में ग्रे क्रिसेंट नहीं है, ग्रे क्रिसेंट नहीं है, ठीक है जी। बात समझ में आई? ये रहा ग्रे क्रिसेंट। उसकी वजह से अब नीचे क्या हुआ बेटा, जो लेफ्ट सेल है, लेफ्ट साइड का जो सेल है उसमें तो लिखा हुआ है नॉर्मल टेडपोल, ठीक है जी। जो राइट साइड ऑफ द सेल है उसमें लिखा हुआ है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स या बॉल ऑफ सेल्स।
यहाँ पर तो प्रॉपर वो डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने स्पीनमैन ने क्या किया, ये जो उसने जो स्ट्रक्चर लिया था, ठीक है जी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इसमें क्या किया इसने, ग्रे क्रिसेंट को सेपरेट रखा राइट साइड से या किसी भी एक साइड से। यहाँ पे राइट साइड में बिल्कुल ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं है, उसने इस तरह सेपरेट करवाए सेल्स को कि उनका ग्रे क्रिसेंट सिर्फ एक जगह आ जाए। वो जगह यहाँ पे हमारे पास एज पर बुक क्या है बेटा, लेफ्ट साइड है, ठीक है जी। तो राइट साइड पे बेशक फॉर एग्जांपल आपको पता है बेटा, ये इसमें क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल्स ही सेल्स होते हैं, ठीक है जी, पूरा बॉल ऑफ सेल्स होता है, आपको पता है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कुछ सेल्स उठ के आ भी जाए यहाँ पे, और ये स्पीनमैन ने देखा था अपने एक्सपेरिमेंट में, जो आपको लोगों को पता होना ज़रूरी है, स्पीनमैन ने देखा कि उसने जिस तरह सेपरेट किया था उसका मेन मकसद ये हदफ था ग्रे क्रिसेंट। क्या था, ग्रे क्रिसेंट को तो उसने सेपरेट कर लिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट और भी इसके साथ किया जिसमें उसने कुछ सेल्स को अलाउ किया कि वो लेफ्ट साइड से कहाँ पे आ जाए बेटा, राइट। मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, ग्रे क्रिसेंट की बात नहीं कर रहा। अगर कुछ सेल्स यहाँ पे आ भी जाएँ तो वो क्या हो जाएंगे, वो आगे जाके अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट या प्रॉपर डेवलप, उनका मकसद हदफ पूरा नहीं हो पाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाए सेल्स। आपको याद होगा इसी चैप्टर के सबसे शुरू के पार्ट में मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ में मैंने आपको बताया था पहला फेज होता है बेटा सेल फॉर्मेशन फेज, दूसरा फेज होता है सेल इलोंगेशन फेज, तीसरा मोस्ट मेच्योरिटी का जो फेज होता है जिसमें सेल को एक प्रॉपर टास्क दे दिया जाता है, दैट इज योर फंक्शन, उस फेज का नाम होता है सेल डिफरेंशिएशन या सेल मेच्योरेशन फेज। वो सबसे हाईली डेवलप फेज होता है या हाईली मेच्योर्ड फेज, ठीक है जी। तो अभी क्या रहेंगे, ये तो हिस्सा तो नॉर्मल टेडपोल में डेवलप हो गया जस्ट लाइक दिस, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था ये खाली अनडिफरेंशिएटेड बॉल ऑफ सेल्स रहा। कितने भी ये बॉल ऑफ सेल्स बन जाएंगे लेकिन ये आगे जाके नॉर्मल टेडपोल नहीं बनेंगे। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है उदासी, सैडनेस आ गई, मतलब ये बैड न्यूज़ है। बात समझ में आई। तो ये ग्रे क्रिसेंट की डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे जो मेन मकसद है ना बताने का बेटा, जितना पढ़ सकते हो उसके बारे में पढ़ना, ग्रे क्रिसेंट, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म का एक वो पिगमेंटेड एरिया जो विच इज़ रिच विद अ सब्सटेंस नोन एज मेलानिन, ठीक है जी। तो अब अगर आप इसको पढ़ोगे बुक से पेज नंबर 136 से 137 तक, तो उसको आपको अच्छा खासा पैराग्राफ इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए फिर मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था एनिमल पोल क्या होता है, वेजिटल पोल क्या होता है पिछले लेक्चर्स में डेवलपमेंट ऑफ चिक में, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको। अच्छा, अभी जो हम लोग मैं अपने थोड़ा सा रिव्यू की तरफ भी चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, साथ साथ इसलिए बताता रहूँ ताकि तुम लोग की सारी चीज़ें यहाँ बैठ जाए। यकीन मानो वो फिर बहुत आसान हो जाती, फिर स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूँ उसको पढ़ना। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा बेटा, आपका अल्लाह भला करे, फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ के बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ वही तीन है, सेल इलोंगेशन, सेल फॉर्मेशन, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ा था एक्सटर्नल कंडीशंस, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। इंटरनल कंडीशंस पढ़ी थी हमने, हार्मोन्स हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अल्लाह भला करे आपका हमने एजिंग पढ़ी। एजिंग की साइंस को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं जीरोंटोलॉजी। फिर हमने उसका पढ़ा जेनेटिक ओरिजिन, फिर हमने उसका पढ़ा जीन म्यूटेशन। जेनेटिक ओरिएंटेशन में हमने पढ़ा था कि वो जो एक्सपेरिमेंट के तहत जो नॉर्मली जो सेल्स हैं वो तकरीबन 50 टाइम्स डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पॉपुलेशंस क्या हो जाती हैं बेटा, ख़त्म हो जाती है। तो एक नॉर्मल एस्टिमेट हुआ कि यार इस एज के बाद एजिंग स्टार्ट हो जाती है या एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जेनेटिक जीन म्यूटेशन में हमने पढ़ा कि जो म्यूटेशन होती है वो एब्नॉर्मल कॉज या सडन या अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है इन द स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या जीन्स, ठीक है जी। ऐसी म्यूटेशन जो क्रोमोसोम के लेवल पर होती है उसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। चैप्टर नंबर 6 क्लास सेकेंड ईयर एज पर सिंटेक्स बुक बोर्ड लिखा हुआ है बुक में म्यूटेशन के टॉपिक में। ऐसी म्यूटेशन जो कि जीन्स के लेवल पर उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस। तो ज़्यादातर जेनेटिक म्यूटेशंस ही पढ़ाई जाती हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से वो म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, अपने फंक्शन से डेविएट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है इफेक्ट तो आता ही है ना। आप लोगों ने थ्योरी, वो आप लोगों ने एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी बताया था म्यूटेशन के ज़रिए से ही क्या हो जाता है, जब म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती रहती है तो एवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हाईली डेवलप और हाईली डिफ्रेंशिएट, जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा, यानी कि जितना ऑर्गेनिज्म डिफ्रेंशिएट होता है ज़्यादा, उतना ही कम उसमें रीजेनरेशन होती है, अगर मैं इंसान की भी बात करूं। और जितना सिंपल होता है या लेस डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें रीजेनरेशन उतनी ही फास्ट हो जाती है। सिंपल, ठीक है जी। मतलब जितनी छोटी और आसान चीज़ उतना ही ज़्यादा उस वो फुर्तीली होगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक मैं बात करूँ एक छोटे बच्चे की, वो ज़्यादा फुर्तीला होगा एज़ कम्पेयर टू 80 साल का बुढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने बात करी थी एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट में मैंने कुछ डिसऑर्डर्स का, कंडीशंस का जिक्र किया था, वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग आए थे बेटा डेवलपमेंट ऑफ चिक के टॉपिक में। डेवलपमेंट ऑफ चिक के टॉपिक में मैंने आपको एग का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, अच्छा एक अभी मैं लेक्चर बनाते बनाते मैं कुछ सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं इंस्टीट्यूट वालों से मतलब उनकी नॉलेज में डाल के अगर वो परमिशन ग्रांट करें मुझे, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना एक आप लोगों के लिए लाइव सेशन रखा जाए। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, आई डोंट नो बाकी का क्या सीन है भाई, वो मेरा मसला नहीं है। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वो रखूं। क्या वैसे तो एक लाइव सेशन हो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का, मतलब सिर्फ आप लोगों की जो इसमें क्वेरीज हैं वो आप लोग पूछ लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि चैप्टर वाइज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि सीक्वेंस में। मैंने ज़्यादातर ये नोट किया, वीडियोज़ में भी देखा है कि वो जो सेशंस होते हैं, मैं किसी की पर्टिकुलर में बात नहीं कर रहा, जर्नलाइज ही बात कर रहा हूँ, वो देखा है ज़्यादातर अपने ख़ुद के कोलीग्स को ही, कि वो एक जर्नलाइज एक सेशन रखने से हो जाता है, बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। अब तुम लोग खुद सोचो, हम लोगों ने जितने चैप्टर्स पढ़ लिए उन सब के सवालात मिक्स करके पूछोगे, सुनने वाले को भी बहुत ज़्यादा डेविएट ना हो जाए वो, ठीक है जी। कोशिश पूरी है कि चैप्टर वाइज एक लाइव सेशन हो जाए, ताकि आप लोग उसमें जो भी सवाल आते हैं आप लोग उससे मतलब उसको क्लियर कर सको मुझसे, ठीक है जी। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर ये बताना आप लोगों को फ़र्ज़ है मेरा। जो चीज़ मुझे हल्का सा भी डाउट होता है तो मेरे बच्चे स्पेशली जानते हैं, मैं कहता हूँ कि यार एक दिन सब्र कर जाओ, मैं इसको और कंफर्म कर लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो परफेक्ट है वो इंसान कभी नहीं हो सकता भाई, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताना, चाहे व्हाट्सएप के, खैर व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं सेंड कर सकते, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। फेसबुक के ग्रुप पे मैं जब इंशाल्लाह ऐड हो जाऊंगा, अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, तो उस पर इंशाल्लाह बता सकते हो, जैसे आसानी हो आपको। व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज पे तो आप ज़रूर बता सकते हो, उस पर अवेलेबल हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं चिक का वो रखूँ उसको ओवरव्यू, तो चिक का ओवरव्यू मैं रखूँ तो उसको सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको याद होगा क्या कहलाती है, ब्लूम या क्यूटिकल। उसके बाद कैलकेरियस शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर आते हैं आपका आउटर शेल, फिर आते हैं आपका इनर शेल, फिर आते हैं आपका एल्बुमिन थिन, फिर थिक, फिर आपकी आती है वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। वाइटिलाइन मेम्ब्रेन में योक वाला जो हिस्सा है उसमें जितना ज़्यादा डार्क ऑरेंज होगा उतना ज़्यादा फ्रेश होगा, उतना ज़्यादा हेल्दी एग होगा योक के हिसाब से, येलो योक, ठीक है। जो येलो योक के कंटेंट्स भी याद रखिएगा, आपको राइबो फ्लेविन है, आपको थाइमीन है, ठीक है जी, विटामिन मिनरल्स बहुत सारे। अच्छा जी, उसमें मैं अगर आपको बात करूं कि उसका जो एनिमल पोल है उसके हिस्से में जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क होती है, ठीक है जी। वो लिविंग पार्ट ऑफ दी, अगर मैं एग की बात करूं तो वही जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क होती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने आपको वहाँ से बताना शुरू किया था टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ योक। टाइप्स ऑफ एग की अगर सिर्फ बात करूँ तो याद है आप लोगों को मैंने बताया था बेटा आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, फिर मैंने आपको ऑन द अमाउंट ऑफ योक बताया था बेटा माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, जिसको हम लोग पॉलीलेसिथल भी कहते हैं, जिसमें योग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब हाई होती है। अच्छा, मीज़ोलेसिथल जिसमें टेम्परेट होती है योग की क्वांटिटी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्लेवेजेस पढ़ाई थी। क्लेवेजेस का जो मतलब, क्लेवेज का जो मतलब बताया था, मैंने आपको ये बताया था क्लेवेज जो है बेटा वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स है इन द एम्ब्रियन इन द ब्लास्टोडिस्ट। फर्स्ट क्लीवेज जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होती है, या वर्टिकल सोचो क्या थी बेटा, वर्टिकल थी। जो वर्टिकल प्लेन पे थी वो 4 सेल्स में डिवाइड कर देती, फिर हॉरिजॉन्टल होती है तो उसको 8 सेल्स में डिवाइड कर देती है। उसको हम लोग फर्स्ट क्लीवेज, उसके बाद फिर फर्स्ट 2 क्लीवेज, फिर थर्ड क्लीवेज, और जो रिमेनिंग जो क्लीवेज थी बेटा उसकी वजह से पूरा सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है। उस सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स को बायोलॉजी में कहते हैं आपका मोरुला, मलबेरी शेप। और इस पूरे और सारे सेल्स के पास साइटोप्लाज्म है, तो उसको और वो लोकलाइज हो गया है। पहले जर्नलाइज था, अब लोकलाइज हो गया। हर सेल के, हर स्ट्रक्चर के पास, हर सेल के पास, हर ब्लास्टोमेयर के पास अपना साइटोप्लाज्म मौजूद है। उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन।
मोरुला के बाद बनता है बेटा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है इन द सेंटर ऑफ द मोरुला इन द ब्लास्टोमेयर्स। उस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील। क्या नाम होता है बेटा, ब्लास्टोसील। वो जो कैविटी फॉर्म होती है इन द सेंटर इन द इक्वेटोरियल प्लेन, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, वो जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ऊपर और नीचे। जो ऊपर वाले जो ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो नीचे वाले उनको कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है जी, यस या नो? नो, सही जी। ऊपर वाले को हम लोग अभी कहेंगे एपीब्लास्ट। सर आपने खुद ही आप अपने आप को गलत साबित कर दिया। जो स्टूडेंट्स जो मेरे अपने जो स्टूडेंट्स मतलब तुम लोग सब अपने हो, जिनके पास जो मुझे बैच मिला हुआ था उनको पता है सॉरी कि मैं कंफ्यूज भी करता हूँ बेटा। अभी एक्टोडर्म एंडोडर्म ना बोलना, अभी एपीब्लास्ट बोलोगे और हाइपोब्लास्ट बोलोगे। ठीक है जी, क्योंकि जब भी मैं जिक्र करूँ ब्लास्टुला का, तो अभी मैं जिक्र नहीं कर सकता एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म का। क्यों? क्योंकि वो गैस्ट्रुला में आते हैं, वो गैस्ट्रुलेशन है। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रुलेशन से मुराद, जब भी गैस्ट्रुलेशन का वर्ड आए तो याद रख लीजिएगा एक्टो मीजो एंडो का जिक्र आ रहा होगा, याद रख लीजिएगा जर्मिनल लेयर्स का जिक्र आ रहा होगा। ठीक है जी, जब भी ब्लास्टुला का जिक्र आए डेवलपमेंट ऑफ चिक में, तो ब्लास्टोसील का जिक्र आ रहा होगा, प्लस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का जिक्र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो एपीब्लास्ट और एपीब्लास्ट ऊपर वाले सेल्स, ब्लास्ट का मतलब मैंने बताया था बेटा जर्मिनल लेयर्स। ठीक है जी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और बीच में जो कैविटी है वो कहलाती है ब्लास्टोसील। क्या कहलाती है बेटा? ब्लास्टोसील। अच्छा, उसके बाद बेटा गैस्ट्रुला की स्टेज आती है। गैस्ट्रुलेशन में जो एंडोडर्म वाले जो एपीब्लास्ट वाले जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो इन्वर्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक ऊपर स्ट्रीक बन जाती है जिसका नाम होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या नाम होता है बेटा? प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसकी एंटीरियर सरफेस कहलाती है हेंसन्स नोट या प्रिमिटिव नोट। ठीक है जी। अच्छा, इन्वर्ट होने की वजह से कुछ सेल्स बीच में माइग्रेट करते हुए नीचे चले आते हैं, जो बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो आपकी लेयर आगे जाके क्या बनती है? एंडोडर्म, हाइपोब्लास्ट वाली। जो बीच वाले माइग्रेटिंग सेल्स हैं वो जब बीच में सेटल हो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। माइग्रेटिंग सेल्स का एम फॉर माइग्रेटिंग, एम फॉर मीजोडर्म कर लो। और जो ऊपर वाले जहाँ से जिन्होंने सबसे पहले इन्वेजिनेशन स्टार्ट करी थी, वो जो आउटर लेयर, वो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एपीब्लास्ट। अब ये आगे जाके एक्टोडर्म बन गई है। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको बेटा? तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया था न्यूरोलेशन होती है। न्यूरोलेशन में क्या बताया था बेटा आपको? न्यूरोलेशन में मैंने आपको बताया था कि दो स्ट्रक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होते हैं इन्हीं एक्टोडर्म और इन्हीं मीजोडर्म से, प्रिमिटिव स्ट्रीक की इन्वेजिनेशन से एक गड़ा बन जाता है। उस गड़े को आगे जाके हम लोग कहेंगे न्यूरल ट्यूब, फिर वो कहलाते हैं आगे जाके नोटोकॉर्ड। ये आगे जाके नर्वस सिस्टम बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टो एंड मीजोडर्म्स। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, एक्टोडर्म के साथ जब मीजोडर्म मिलती है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा, मीजोडर्म जब एक्टोडर्म के साथ मिलती है वो बनाती है सोमैटोप्ल्यूर। एक स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके बनाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म जब एंडोडर्म के साथ मिलती है वो बनाते हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, जो कि आगे जाके बनाता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में है बेटा? यहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक बताया था। फिर मैंने आपको बताया था न्यूरोलेशन को जब मैंने आगे कंटिन्यू किया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बेटा वो जो हैंसन्स नोड है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, वो न्यूरल ट्यूब के साथ मिलके जो नर्वस सिस्टम बनाती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो इमेज बनाई थी टूवर्ड्स राइट, मैंने आपको यहाँ पे बनाया था ब्रेन, फिर मैंने नीचे आपका बनाया था ब्रेन के साथ ऑप्टिक वेसल, फिर मैंने बनाया था हार्ट, फिर मैंने नीचे बनाए थे स्ट्रक्चर्स बनाए थे मीजोडर्म से ही जो उसके स्ट्रक्चर्स निकलते हैं फाइबर लाइक, उनको हम लोग कहते हैं या पैकेट ऑफ सेल्स या पैकेट ऑफ स्ट्रक्चर्स या टिश्यू, इसको हम लोग कहते हैं सोमाइट्स। क्या बताया था? सोमाइट्स। एक काम याद करो, मैंने कितने बताए थे बेटा? मैंने आप लोगों को कितने बताए थे? मैंने आप लोगों को बताए थे 54 सोमाइट्स। कितने बताए थे बेटा? 54 सोमाइट्स, इतने ही थे। आई थिंक मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, सो सॉरी। 54 सोमाइट्स बताए थे चिकन के एम्ब्रियो में, इंसानों में 35 से 37 बताए थे। ठीक है जी, तो 54 सोमाइट्स। ये सोमाइट्स आगे जाके ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो लेटरली निकलने, ये आगे जाके नर्वस सिस्टम पूरा फॉर्म करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। जो मैं आपको हैंड आउट दूंगा दोबारा बता देता हूँ, उसमें डे वाइज पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा खासा लंबा हैंड आउट है, उसमें स्पेशली मैंने फोकस किया हुआ है। अल्लाह भला करे आपका डेवलपमेंट ऑफ चिक में। बाकी तो आपको चलो बुक से मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली पहले कोशिश करूंगा डेवलपमेंट ऑफ चिक का हैंड आउट दे दूं, वर्ड हो या PDF की फाइल हो।
सही है जी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज जो हमने पढ़ा बेटा वो भी रिव्यू कर देता हूँ। आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट 1, जिसमें से एक्टोडर्म को निकाला, फिर हमने देखा उसको सेपरेट डिश में रखा, लेकिन हमारे पास वो जो सेपरेट डिश वाला था वो नर्वस सिस्टम में फॉर्म नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्पीमेन साहब ने, और एक और पता नहीं क्या नाम था, उतना मुश्किल नाम है उनका, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने एक्टोडर्म को थोड़ा सा उसका जो फ्लैप है उसको थोड़ा सा फोल्ड किया। उसके बाद उन्होंने मेसोडर्म के सेल्स को निकाल के मतलब उसको डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड करने के बाद, निकालने के बाद, बिल्कुल अलग करने के बाद दोबारा उसको एक्टोडर्म की लेयर्स को क्या किया, दोबारा उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से फोल्ड कर दिया उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस। लेकिन उन्होंने देखा कि जो एक्टोडर्म है विदाउट मेसोडर्म कुछ भी नहीं है यार, तीनों लेयर्स एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है ना, ठीक है जी। तो जब भी तो कहते हैं जर्मिनेशन एक पूरा प्रोसेस है जो पूरा किसी एक चीज़ पर मुनहसर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं, पूरा स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। तो फिर भी इन्होंने देखा कि मेसोडर्म निकालने के बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ, बात समझ में आई। तो इससे भी क्या एक्सपेक्ट हुआ कि नहीं यार, सेल्स ऑफ वन काइंड हैव इन्फ्लुएंस, हैव समहाउ इफेक्ट, ज़्यादा या कम की बात नहीं, उनका इफेक्ट ज़रूर होता है सेल्स ऑफ अनदर काइंड। एक्टोडर्म सेल्स ऑफ वन काइंड एंड मेसोडर्म सेल्स ऑफ अनदर काइंड, इसी तरह एंडोडर्म के लिए भी। अच्छा, उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था एनिमल पोल, वेजिटल पोल, A/B का फॉर्मूला याद रखो। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेलेनिन से भरपूर एक स्ट्रक्चर है जो कि क्रीसेंट नुमा होता है, जो कि एक पिगमेंटेड एरिया है बिटवीन एनिमल एंड वेजिटल पोल, और ये सरफेसेस डिटरमाइन करता है। ये आगे जाके ये फ्यूचर सरफेस डिटरमाइन करता है, फ्यूचर एंगल्स डिटरमाइन करता है। देखो ना, अगर इंसान की बात करूँ कि ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल एज इट इज़ अल्लाह ताला ने बिल्कुल औसम तरीके से इंसान को बनाए, कोई ऊपर नीचे, अल्लाह का शुक्र, ऐसी कोई चीज़ नहीं भाई। तो वो क्या चीज़ है, ये जो ग्रे क्रीसेंट है ये सरफेसेस वो करता है, डिटरमाइन करता है। MCQ के हवाले से मेलेनिन ज़रूर याद रख लीजिएगा बेटा, क्योंकि पिगमेंट का जिक्र है। उसके बाद उसने देखा कि ये ऐसे बिल्कुल कम्प्लीटली दोनों में डिवाइड होता है, फॉर्म होता है। तो आगे जाके अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो कम्प्लीटली 2 नॉर्मल टेडपोल्स बनते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसी पर ही हुआ था, तो फ्रॉग या टेडपोल भी की पॉइंट याद रख लीजिएगा साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट के टॉपिक में। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल में ग्रे क्रीसेंट रखा, राइट साइड से बिल्कुल हटा दिया। तो क्या देखा, खाली बॉल ऑफ सेल्स बन रहे और ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए, टास्क अधूरा रह गया, बैड न्यूज़ है। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉल ऑफ सेल्स बनते रहेंगे, लेकिन उनका कोई फ्यूचर, कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होगा बेटा। पर्पस क्या था कि टेडपोल बनाना, जबकि जिसके पास ग्रे क्रीसेंट था लेफ्ट साइड ऑफ द सेल्स के पास, लेफ्ट साइड ऑफ सेल्स कह लो तो ज़्यादा अच्छा है इसको, ठीक है जी, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल्स या लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लास्टोमेयर इनसाइड द एम्ब्रियो। तो क्या चीज़ है बेटा, ये नॉर्मल टेडपोल बन गया। बात समझ में आई। तो ये था आपका आज का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो टॉपिक्स रह गए वो आप लोग अपने पास ही पढ़ कर आना। एक टॉपिक है बेटा आपके पास रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, और दूसरा है आपके पास सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स पढ़ाने के बाद जो भी टॉपिक्स होंगे वो इंस्टीट्यूशन से डिस्कस करके मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँगा। मीनवाइल मैं आपके लिए जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, और जो MCQs है वो भी शेयर कर देता हूँ। MCQs की जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, वरना ये सब मेहनत फिर बेकार जाएगी। सही जी, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये सीन है बेटा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपने पास ये अच्छे से पढ़ लेना, और दिल चाह रहे थोड़ा सा रिव्यू कर लें क्या पिछले चैप्टर्स का, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू फिर हम लोग वाला करते हैं, कौन सा वाला जो हम लोग पहले कर रहे थे, डिटेल वाला नहीं। मैंने आप लोगों के लिए रिव्यूज़ भी ना, वो जो मैंने आपको बताया था उसके भी 3 टाइप्स हैं। एक है यहाँ वाला डिटेल, उसके बाद है फिर इधर की पॉइंट्स वाला, ताकि अच्छा से एक मज़ा आ जाए पढ़ने में। अच्छा बेटा, अगर मैं रिव्यू की बात करूँ, स्पेशली की पॉइंट्स का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो याद रख लीजिएगा, जब भी ज़िक्र आ रहा हो चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ही पढ़े थे। मैं ज़रा चैप्टर भी अपने पास खोल लेता हूँ ताकि मुझे याद भी रहे। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जॉइंट्स का बताया था, फिर मैंने, ठीक है जी, ये हो गया डिस्लिप वगैरह का कुछ की पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को।
ये एक अच्छा है की पॉइंट। देखो एक टॉपिक है उसमें मसल्स का, तो जब भी कार्डिक मसल्स की बात हो रही हो, वो तो आप लोगों को पता ही बेटा ये इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन कार्डिक मसल्स के टॉपिक में एक की पॉइंट है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर होगा ये 43 से 44, 43 से 44 इसका टॉपिक का जो पेज नंबर है। इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो की पॉइंट है बेटा, वो ब्रांच्ड फाइबर्स है। कौन से? ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा ब्रांच फाइबर क्या चीज़ होते हैं। जब मैं रिव्यू करवाऊंगा तब और बता दूंगा इंशाल्लाह। और एक तो रिव्यू भी करवाना है प्लस ऑफिशियली भी पढ़ाना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कुछ चैप्टर्स स्टार्ट के नहीं पढ़े हुए, तो परेशानी हो ना। ये जो ऐसे जो की पॉइंट्स हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने चाहे थ्योरी हो या एमकेट हो, बहुत अच्छे से ही सारे चैप्टर्स स्पेशली शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं अच्छे। ठीक है जी। जो मसल होता है उसके जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। मसल बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बनता है, और इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकी एक पूरी ब्रांचिंग होती है। डायग्राम पे हंसना नहीं प्लीज़, ठीक है जी। तो ये जो हंस सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। जो ब्रांच फाइबर्स होते हैं वो इसलिए ब्रांच्ड होते हैं, वजह क्या है इसकी, क्योंकि वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकें। ठीक है जी। एक तो ये था इसका की पॉइंट, स्टार बना देता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर एक और टॉपिक था, हाँ एक और टॉपिक है आपका इसमें पेज नंबर 45 में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ना। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के टॉपिक में ना आप उसके साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद कर लेना बेटा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के टॉपिक में जब भी हक्सली का जिक्र आए तो बात हो रही है स्लाइडिंग। ये कभी कभार साइंटिस्ट भी परेशान कर देते, इनको बच्चे ज़्यादातर हल्का ले लेते हैं, यार एमकेट में इतने आसान, या साइंटिस्ट वाले नाम ईयर्स भी कभी कभार आ सकते हैं। तो बेटा आपको आसान से लेके मुश्किल तक, ठीक है जी, इन दोनों मतलब ये जो रेंज है ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। अच्छा जी, एक और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी जिक्र आए इस टॉपिक में बल्बस हेड का, तो आप मायोसिन का जिक्र हो रहा है। मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट के ही टॉपिक में जब भी जिक्र आए ना क्रॉस ब्रिजेस का, ये इसका एक की पॉइंट है। क्रॉस ब्रिज हो गया, ठीक है जी, क्रॉस ब्रिज हो गया, बल्बस हेड हो गया, ठीक है जी, हक्सली हो गया, ये सब बात हो रही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। ठीक है जी। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आपका जिक्र आए ऑक्सीजन डेप्थ का, ऑक्सीजन डेप्थ, जब भी जिक्र है ऑक्सीजन डेप्थ का, तो डेप्थ का सॉरी, उसके बाद उसकी बात हो रही है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। ऑक्सीजन डेप्थ वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो कि आपको पता है कि सर जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज होती है वो ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए काम आती है। तो जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन डेप्थ होगा। ये लास्ट में पेज नंबर 47 पे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस जो है उसको अच्छे से अपने पास हाईलाइट कर लो बेटा। उसमें लिखा हुआ है द मोर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट द ग्रेटर इज ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है जी। अच्छा एक और टॉपिक है इसमें पेज नंबर 47 में बेटा, जिसका नाम है एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अपने पास ही नोट कर लेना, टेटनी और क्रैम्प्स। जब भी हाइपर कैल्सीमिया, सॉरी जब भी जिक्र आए आपका हाइपोकैल्सीमिया, माय मिस्टेक, मैंने हाइपर बोल दिया। ठीक है जी। हाइपो का मतलब होता है कम, कैल्सीमिया कैल्शियम, और मिया का मतलब होता है बायोलॉजी में ब्लड। ठीक है जी। तो यानी कि ब्लड में जब भी कैल्शियम का लेवल लो है, हाइपोकैल्सीमिया, तो इसका जिक्र फिर आ रहा है टेटनी का। तो अपने पास ही नोट कर लो, हाइपोकैल्सीमिया का जो ताल्लुक है वो टेटनी से है। ठीक है जी। और जब भी स्पोर्ट्समैन का जिक्र आए और आपका जिक्र आए डिहाइड्रेशन का, तो समझ जाओ क्रैम्प्स की बात हो रही है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो लिखने से आसानी रहती है। देखो टेटनी का जिक्र है तो कहीं ना कहीं हाइपोकैल्सीमिया का जिक्र है। हाइपो का मतलब कम, कैल्शियम किस में कम सर? खून में कम, ब्लड में कम। ठीक है जी। और ये फैटल भी होता है, प्लस फैटल जानलेवा अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाए, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी इसका की पॉइंट है। प्लस अगर क्रैम्प्स है तो जिक्र होगा स्पोर्ट्समैन का, प्लस जिक्र होगा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी।
तो ये चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पेज नंबर आप आओ 48 पे। 48 पे एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। इसमें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। तो पेज नंबर 48 में जब भी इस वर्ड का जिक्र है ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन, ग्लिनोह्यूमरल, ये डैश करके था, दोबारा लिख देता हूँ ग्लिनो, ताकि आसानी से याद हो जाए, ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। तो समझ जाओ ये आपसे बात कर रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और स्पेशली आपसे बात कर रहा है शोल्डर जॉइंट, क्योंकि ह्यूमरस ये वाली हड्डी, ठीक है जी, शोल्डर बोन। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है ना लोकोमोशन, उसमें आपको कुछ ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 49 से लेके ये 50, 51, 52 ये आपका टॉपिक है 52 तक, ठीक है जी। तो स्पेशली आपको 49, 50, 51 तक क्या याद रखना है, ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। अमीबा है तो अमीबॉइड मूवमेंट, जेली लाइक सोल, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपका पैरामीशियम है तो उसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सिलरी मूवमेंट। यूक्लिना है तो फ्लैजिलरी मूवमेंट, ठीक है जी। जेलीफिश का जिक्र है तो जेट प्रोपल्जन अफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। और उसमें उसके बाद फिर आपका ये है, टॉपिक वाइज बता देता हूँ। इसके बाद फिर आपका है अर्थवर्म, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात हो रही है। स्नेल है तो फुट की बात हो रही है। स्टार फिश है तो मोटोवेस्कुलर सिस्टम, ट्यूब फीट की बात हो रही है। कॉकरोच है तो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स की बात हो रही है। तो उसमें जो ऑर्गन्स है ना, उनकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और उनकी मूवमेंट का अगर पूरा नाम है तो बस वो करना है। तो ये थोड़ा बहुत चैप्टर 2 का रिव्यू था, और उसके बाद अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 को एंड कर देंगे, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल भी करवानी, तो वो भी मुझे याद है। तो इंशाल्लाह आपसे बेटा अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।